इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। यहाँ पर ये संस्कृत का श्लोक है, को अरुक हितभुक मितभुक ऋतुभुक। इसका अर्थ है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। हितभुक मितभुक और ऋतुभुक, वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार देता है वह निरोगी है। इसमें यहाँ पर सुभाषित शब्द है, इसका अर्थ है अच्छी बातें या मधुर वचन। आगे है, मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार, अनेन जातानि जीवंती, अनेन जातानि जीवंती। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है। सूक्ति का अर्थ है अच्छी बातें जो हमारे जीवन में काम आती हैं या सत्य, अच्छे सत्य, जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। अनेन जातानि जीवंती का अर्थ है आहार जो है जीवित प्राणियों को जीवन देता है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि हमारा जो जीवन है आहार पर निर्भर करता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 1, हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। हम सभी जो है प्रतिदिन के आहार को लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। और आगे क्या है भी, आहार जो है हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। आगे इसमें कहता है भी, आपने एक सप्ताह के अंदर जो भोजन खाया, आप उस भोजन को इस तालिका में लिखिए। आपने ये अपने लेवल पे ये तालिका दी गई है। इसमें सोमवार को आपने क्या खाया था, मंगलवार को आपने क्या खाया था, बुधवार को आपने क्या खाया था। इस तरह से एक सप्ताह में जो भी भोजन आपने खाया उसका जो है रिकॉर्ड यहाँ पर लिखना है, उन सभी को यहाँ पर लिखना है। आगे है, तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। तो उसमें ये कहता है भी, मान लीजिए आपने एक दिन रोटी खाई है, दाल खाए हैं, चावल खाए हैं, तो अगले दिन आपने हो सकता है कोई जैसे खीर है या मीठे चावल हैं या और भी कोई मिठाई है, लड्डू है, जैसे खाए होंगे। तो कहता है क्या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। जब हम इस तालिका को मिलाएंगे अपने मित्रों के साथ में, तो हमारे मित्रों ने अलग तरह का खाना खाया होगा और हमने जो है अलग तरह का खाना खाया होगा। तो इस तरह से जो हमारे द्वारा आहार लिया जाता है, मित्रों के द्वारा और आपके द्वारा, उन दोनों में क्या है, विविधता है, अंतर है, विभिन्नता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों में आहार में एक ऐसी विविधता पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे सभी राज्य हैं उनमें जो आहार लिया जाता है, जो खाना खाया जाता है, सभी में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। इससे आगे है, विभिन्न क्षेत्रों के आहार, विभिन्न क्षेत्रों के आहार। तो उसमें है यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के आहार में है, भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाए जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। जो हमारा देश भारत है उसमें विभिन्न जो राज्य हैं उनमें जो आहार दिया जाता है और जो फसलें उगाई जाती हैं उनका पता लगाओ। इस संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तक की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हम इस जानकारी को
कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय है उसकी पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से इसके विषय में बातचीत कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो आहार दिया जाता है, उस आहार का, विभिन्न राज्यों में जो आहार दिया जाता है उस आहार का पता हम किन साधनों के द्वारा लगा सकते हैं? सबसे पहले विद्यालय की पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं, अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्र करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अगर लिखित हैं, कुछ उदाहरण जो आगे लिखे गए हैं। यहाँ पर ये सारणी 3.2 दी गई है, दर्शाई गई है और इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ जो है दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं, सबसे पहले राज्य का नाम दिया गया है, उसके बाद में स्थानीय स्तर पर लगाई जाने वाली फसलें दी गई हैं, खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और पेय पदार्थ दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले पंजाब का उदाहरण लेते हैं। पंजाब में मक्का, गेहूं, चना और दालें जो फसलों जो है उगाई जाती हैं और यहाँ का मुख्य भोजन है मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर यहाँ खाई जाती है। पेय पदार्थ लस्सी, छाछ, दूध और चाय। इसी तरह से कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल और खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम और चावल। और यहाँ पर छाछ, कॉफी और चाय पी जाती है। इस तरह से मणिपुर है, मणिपुर में चावल, बांस और सोयाबीन की मुख्य फसलें हैं यहाँ की, और चावल, इरोम्बा की चटनी, उती, पीली मटर और हरी प्याज की तरी। आगे है सिंगजू, कांगसुई, ये जो है यहाँ के पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं जो यहाँ पर खाए जाते हैं। और यहाँ का पेय पदार्थ क्या है? बिना दूध की चाय। क्या है भी? बिना दूध की चाय। इससे आगे है, क्या हमारे देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? जैसा कि हमने भी ऊपर इस तालिका के अंदर देखा, तो यहाँ पर जो विभिन्न राज्य दिखाए गए हैं, इन राज्यों के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें भी अंतर है और इसमें जो खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं दिखाए गए हैं, उनमें भी अंतर है, पेय पदार्थों में भी अंतर है। इस तरह से हम देखते हैं, क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? जो हमारा देश है उसके अंदर विभिन्न राज्य है, उनके अंदर जो पारंपरिक आहार है उसके अंदर क्या है? अंतर दिखाई देता है। इसका जवाब हमने देना है भी ऐसा क्यों है, भी सारे देश के अंदर एक ही प्रकार का आहार क्यों नहीं लिया जाता। आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। जो हमने ऊपर जानकारी प्राप्त की है उसका हमें विश्लेषण करना है कि क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं। भाई ऐसे खाद्य पदार्थ जो कई राज्यों में खाए जाते हैं, उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ तो सभी राज्यों के अंदर खाए जाते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो केवल एक ही राज्य में या किसी विशेष राज्य में खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य में क्या संबंध पाते हैं? आगे कहता है भी जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं और स्थानीय स्तर पर जो फसलें उगाई जाती हैं उनके बीच में क्या संबंध है? इसके बीच में क्या संबंध है कि जिस राज्य के अंदर जो फसल स्थानीय स्तर पर उगाई जाएगी वही जो है उस राज्य का खाद्य पदार्थ होता है अधिकतर। आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। इसमें क्वेश्चन है ये भी किसी राज्य का पारंपरिक आहार किस पर आधारित होता है? हम कहेंगे कि वहाँ उगाई जाने वाली फसल पर। इसका उत्तर क्या होगा? वहाँ उगाई जाने वाली फसल पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें क्यों उगाई जाती हैं? यहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है,
विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें जो उगाई जाती है। इसमें प्रश्न बन जाता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें क्यों उगाई जाती हैं। इसका उत्तर आएगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इन जलवायु के आधार पर, जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर, मृदा के प्रकार के आधार पर यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसमें आ गया भी भारत के अंदर विभिन्न आहार्य प्रवृत्तियां। आहार्य प्रवृत्तियां का मतलब क्या है भाई, जैसे मान ली कोई भी एक क्षेत्र है, कोई भी एक राज्य है, वो विशेष प्रकार के या अलग अलग आहार के प्रकार के आहारों को लेते हैं, वो परंपरागत, तो उससे उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे हम कहते हैं कि पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, इसमें यहाँ का मुख्य भोजन है। तो यह एक प्रवृत्ति बन जाती है कि वहाँ का भोजन के खाने की, उसके आहार को लेने की। इसी तरह जब हम कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम चावल, इस तरह का जो भोजन है वहाँ पर लिया जाता है। तो वहाँ पर जो क्षेत्र है, प्रवृत्ति बन जाती है इस तरह का आहार लेने की। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहार्य प्रवृत्तियाँ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहार्य प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्र की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसमें हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहार्य प्रवृत्तियां अलग अलग क्यों हैं। हम कह सकते हैं कि उस फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भारत के अंदर आहार्य प्रवृत्तियां जो है अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग होती हैं। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई। जो इसमें कहता है भी जैसे परंपरागत भोजन पकाते आए हैं, परंतु एक समय में बदलाव आया, उस समय के बदलाव के कारण उसमें जो भोजन पकाने की प्रवृत्तियां हैं या पद्धतियां हैं, पद्धतियां जो कैसे बदली, परिवर्तित हुई मैंने बदली, उनमें कैसे बदलाव आया। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। विभिन्न राज्य हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें सार नहीं पढ़ा। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की जो है खाद्य पदार्थ जो है पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, तो उसमें जो उनकी आदतें हैं वो भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन के वैकल्पिक और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या समय के साथ साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हुई हैं। भी जैसे पहले हम भोजन पकाते थे तो समय बदलता चला गया, क्या उसमें कोई बदलाव आया है। तो इसमें आगे कहता है क्रियाकलाप 3.3, आइए पारंपरिक चर्चा करें। पारंपरिक शब्द का अर्थ है परंपरा से संबंधित, जो हमें पिछले बुजुर्गों से या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्राप्त हुई है, उसे कहते हैं पारंपरिक। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। वयोवृद्ध मैंने जो अपने से बड़े हैं, उनकी उम्र जो है इनकी अच्छी हो गई है। नमूना जो है हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित दिए गए हैं। हमने क्या प्रश्न तैयार करने हैं और अपने माता पिता से, दादा दादी से उनके बारे में पूछना है कि कैसे पहले भोजन कैसे खाते थे, कैसे पकाते थे, इसके विषय में। सबसे पहला प्रश्न है किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं। भाई आप अपने जीवन के अंदर पहले क्या खाते थे और अब क्या खाते हैं। पिछले वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं। खान पान से संबंधित ये बदलाव जो है किस कारण हुए हैं। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पारंपरिक चूल्हा है। क्या है भी, ये यहाँ पर दिखाया गया है पारंपरिक चूल्हा, परंतु आधुनिक गैस चूल्हा अब जो है गैस चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, आधुनिक है। ये पारंपरिक चूल्हा है, ये क्या है, आधुनिक गैस चूल्हा है। आगे इसमें सिलबट्टा दिखाया गया है। सिलबट्टा रसोई में मसाले पीसने के लिए या चटनी पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था और आजकल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का अर्थ है विद्युत
चालित पिसाई मशीन, यह विद्युत से चलती है और मसालों को पीसने के लिए, चटनी को पीसने के लिए रसोई में प्रयोग की जाती है। आपके द्वारा किए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? आपने वयोवृद्ध या जो आपके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके साथ में आपने साक्षात्कार किया, आपको क्या ज्ञात हुआ, क्या मालूम हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जो जिस तरीके से भोजन पकाया जाता है, जिस ढंग से भोजन पकाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। समय के साथ में परिवर्तित हो गई हैं। जैसे पहले भोजन पकाने के लिए पारंपरिक चूल्हे का प्रयोग किया जाता था, अब आधुनिक गैस चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था, आजकल अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। पहले जो है किसका उपयोग किया जाता है? पारंपरिक चूल्हों का प्रयोग किया जाता था, पारंपरिक। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। इसमें यहाँ पर एक प्रश्न है कि भोजन पकाने के लिए पहले किन चूल्हों का उपयोग किया जाता था और अब किन चूल्हों का उपयोग किया जाता था? पहले पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था, अब आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग किया जाता है। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। पहले जब रसोई के अंदर चटनी वगैरह को पीसना होता था तो सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था। हाथों से चलता था, हाथों के द्वारा पीसा जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, क्या है? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का और या विद्युत चालित पिसाई मशीन। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। पाक पद्धतियों में परिवर्तन किस कारण हुए? ये प्रश्न है यहाँ पर। पाक पद्धतियों में परिवर्तन किस कारण हुए? तकनीकी विकास के कारण, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन के कारण जो है ये इसमें परिवर्तन हुए। इस अध्याय की वीडियो में आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। शेष हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ आया होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।